हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DSGK 12 में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 2 दिन एक करंट अफेयर लेके 12 और 13 अगस्त के। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों अपना, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शंस बी, 10 अगस्त। 10 अगस्त को दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता ही है कि क्या है, इसको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इसको दोस्तों मनाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारा जो पेट्रोलियम है, जो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जो साधन मतलब अब धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे हैं, तो उनसे हमारा मतलब उनसे हटके हम जैव ईंधन की तरफ ज़्यादा अभी वर्क कर रहे हैं, ताकि जो हमारी ऊर्जा की जो खपत है वो पूरी हो सके। क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये दोस्तों साधन ऐसे हैं, ये एक न एक दिन समाप्त होने वाली चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे क्या करेगा, हमें उसका सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम जैव ईंधन की तरफ बायोफ्यूल की तरफ मतलब एक तरीके से डाइवर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे इन तेलों की तरफ अग्रसर न होके। तो इसीलिए जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसको मनाता कौन है, तो दोस्तों इसको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मनाता है। तथा यह इस बार जो हमारी सरकार का सेमिनार आयोजित किया गया था, उसके अंदर इसके बारे में अच्छे से विस्तार से बताया गया था। और इस बार की जो थीम थी वो थी जैव ईंधन की और आत्मनिर्भर भारत। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम करंट से रिलेट करें तो अभी हमारे जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हेड कौन है, मतलब मंत्री कौन है, वो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में रुद्रेद टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये रुद्रेद टंडन हैं जी, इनको भी कहाँ का मतलब राजदूत नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है अपना ऑप्शन ए, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में इसे भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों आपको कई बार थोड़ी कन्फ्यूजन होगी राजदूत और उच्चायुक्त। राजदूत दोस्तों एम्बेसडर और उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर। तो दोस्तों इन दोनों में एक डिफरेंस है। एक्चुअली जो कंट्री कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, जो भी कंट्री कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करती है वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करती, वहाँ पे क्या है, एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। और इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो देश कभी ना कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रह चुके हैं, अर्थात उसकी कॉलोनियाँ रह चुके हैं, तो वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं। और जो देश कभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं, वहाँ पे क्या है, राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये बात। अब आते हैं दोस्तों, बात है अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। करेंसी क्या है, अफ़गान। ठीक है दोस्तों। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अशरफ गनी। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना अफ़गानिस्तान। और दोस्तों अफ़गानिस्तान की सीमा हमारे हिंदुस्तान से भी लगती है, बहुत कम हिस्सा है, आई थिंक 125 किलोमीटर करीब का एरिया है जो टोटल अफ़गानिस्तान से लगता है। बट कई बार क्या होता है, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहती है कि अफ़गानिस्तान का हिस्सा भारत से टच नहीं करता, क्योंकि भारत का ओवरऑल 7 कंट्रीज से जो बाउंड्रीज है वो टच होती है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं। तो दोस्तों किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं भारतीय सेना ने, तो दोस्तों ये दिए हैं अपनी किसको, नेपाल को। ठीक है दोस्तों। तो ये नेपाल को अभी भारतीय सेना ने 10 वेंटिलेटर दिए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा मतलब एक साइन है पीसफुली का, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि नेपाल और इंडिया का काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था। अभी कुछ टाइम पहले ही नेपाल ने अपने जो मैप था उसके अंदर इंडिया के जो 3 हिस्से थे उनको अपने मैप में दिखा दिया था। उस बात को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था।
तो तभी से नेपाल और इंडिया के बीच काफ़ी, और जो हमारा जो क्या हमारे जो बिहार की जो सीमा लगती है वहाँ पे भी नेपाली से जो पुलिस थी उन्होंने मतलब हमारे एक सिटीज़न को भी गोली मार दी थी। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज़ को लेके मतलब काफ़ी टाइम से, और जो यहाँ के जो पीएम हैं, कौन, खड़ग प्रसाद ओली, केपी प्रसाद ओली, तो वो क्या है, एक तरीके से वो क्या चाइनीज़ जो एम्बेसडर्स हैं उसके प्रभाव में हैं, और अब धीरे धीरे वो क्या है सब कुछ इंडिया के उलट ही करते जा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें करना काफ़ी मतलब एक तरीके से अच्छा साइन है। ठीक है दोस्तों, अब बात है नेपाल की। तो नेपाल की कैपिटल क्या है दोस्तों? काठमांडू। ठीक है दोस्तों, और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बीडी भंडारी। और यहाँ के जो पीएम है खड़ग प्रसाद ओली। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना नेपाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? मतलब किस, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ने किसके साथ की है ये भी पहले तो ये जानते हैं दोस्तों। ODOP क्या है? ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अर्थात एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट लिया जाएगा। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग एक एक प्रोडक्ट को लिया जाएगा इसके अंदर। अब दोस्तों बात है कहाँ की, और ये किसके है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है अपना ए, उत्तर प्रदेश। तो यूपी सरकार के साथ अभी फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। अब दोस्तों बात है यूपी की। तो यूपी की दोस्तों कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो है अपने आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल दोस्तों ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद इनको मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त भार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना टोटल इसके बारे में। अब आते हैं दोस्तों, अब जो मतलब यूपी के अंदर जो अच्छे अच्छे इनिशिएटिव, योजना या कोई भी ऐप्स वगैरह जो लॉन्च हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की थी कुछ टाइम पहले यूपी सरकार ने। एक वर्चुअल अदालत के द्वारा सुनवाई करने वाला इंडिया का पहला राज्य बना था। कौन? यूपी, उत्तर प्रदेश। इसमें क्या था कि जैसे आपको पता ही था कोरोना के चलते सभी चीज़ें बंद थी और लोग मतलब फेस टू फेस किसी के सामने आ नहीं रहे थे। तो ऐसे में क्या था, अगर किसी केस की सुनवाई करती है तो उससे रिलेटेड जितने व्यक्ति हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनकी सुनवाई हो सकती थी। ठीक है दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप्स अनिवार्य। अर्थात इसका क्या तात्पर्य दोस्तों? इसका तात्पर्य ये है कि जो रेड हॉट जोन है यूपी के अंदर, वहाँ जितने भी लोग हैं सबके मोबाइल फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप्स अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और कुछ टाइम पहले ही क्या था, अभी यूपी सरकार ने एक प्रोजेक्ट किया था 800 किलोमीटर का एक हर्बल रोड बनाने का। अब ये हर्बल रोड क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा दोस्तों कभी, मतलब जैसे सड़क के किनारे कीकर है, शीशम है, या ऐसे ऐसे पौधे बोते हैं जो वैसे किसी काम के नहीं होते, सिर्फ छाया के लिए या फिर वैसे काम होते हैं। तो ये हर्बल रोड क्या है दोस्तों? इसमें क्या है, ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो दवाई के रूप में काम होते हैं, जैसे नीम है, आंवला है, सिकाकाई है, एलोवेरा है, इस तरह की चीज़ें लगाई जाएंगी जो कि हर्बल हो, आयुर्वेदिक टाइप, जिसको दवा के रूप में यूज कर सके। ठीक है दोस्तों, और अभी अगर देखा जाए तो दोस्तों करीबन ऑल ओवर इंडिया के अंदर मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन है? यूपी। इसने करीब टोटल जो है, और टोटल जो मनरेगा का जो रोजगार है उसमें टोटल का करीब 9% के करीब इसने यूपी ने अकेले ने कवर किया है। ठीक है दोस्तों, और अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने गौ हत्या संशोधन अधिनियम भी किया था। इसके अंदर क्या था कि गौ हत्या का जो अगर कोई अपराधी पाया जाता है तो उसको 5 साल 10 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, और अभी ये इतनी होगी दोस्तों अपने। और क्या था, अभी इन्होंने यूपी सरकार ने PPE किट पर 50% की छूट दी थी। लेकिन ये छूट किन हॉस्पिटल्स के लिए थी? ये उन हॉस्पिटलों के लिए थी जो सरकारी रेट पे कोरोना वायरस का जो मरीज़ हैं उनका इलाज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए छूट थी, न कि किसी अदर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात यूपी की है। तो यूपी में एक काफ़ी
एक जो फेमस फेमस नेशनल पार्क उनके बारे में बात करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा लाइफ लाइन सेंचुरी है, और एक है कलबीर कलबित्तीगढ़। ठीक है दोस्तों, ये टोटल हो गए हमारे कितने यूपी के। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? तो दोस्तों ये किसने खोला है? तो ये खोला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अपना जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की तो कैपिटल क्या है? ईटानगर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? देवी मिश्रा। अब दोस्तों हो गया अपना इतना उत्तराखंड के अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में क्या था, मी बड़ी एप्स मतलब का लॉन्च किया था। ये क्या था, ये किस लिए? कोरोना से फाइट करने के लिए ये है, इसका यूज किया गया है। तो गाइज अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस IIT ने हाल ही में स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? तो दोस्तों ये स्वदेशी बीज गेंद होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली दोस्तों स्वदेशी बीज गेंद ये है कि इसके अंदर क्या हुआ, खाद, मिट्टी और बीज तीनों का एक मतलब एक परफेक्ट रेशो में मिश्रण होता है। और इसको मतलब इसको बोने के लिए क्या जगह खोदने की आवश्यकता नहीं होती। आप इसको जहाँ ज़रूरत हो किसी दीवार के साथ में कहीं भी उसको वहाँ पे मतलब रख दो, वहाँ पे पौधा अपने आप उगाएगा। मतलब तीनों चीज़ों का मिश्रण इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही होता है। ठीक है दोस्तों, और इसने किसने किसने विकसित किया है दोस्तों इसे? तो इसे किया है दोस्तों IIT कानपुर ने। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा अपना वो ऑप्शन होगा ए, IIT कानपुर। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया? तो दोस्तों लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किसने किया है दोस्तों, किस देश के लिए किया है? तो अपना इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, मालदीव। तो मालदीव के लिए दोस्तों इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। अब दोस्तों बात किसकी? मालदीव की। तो मालदीव की दोस्तों कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? मालदीव रुपया। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। और दोस्तों ये जो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं ये इंडियन के काफ़ी मतलब बात से हमारे जो मालदीव के रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि यह एक तरीके से इंडियन प्रो हैं। मतलब इंडियन प्रो का कहने का मतलब सेंस इन द क्या है कि यह इंडिया में मतलब इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर किसी और देश की मतलब जगह चीन की कंपैरिजन करें तो ये इंडिया को ज़्यादा तवज्जो देते हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है दोस्तों, और अभी अगर हम और दोस्तों अभी क्या था, अभी अगर हम मालदीव अगर बाई नक्शे से हम देखें मालदीव और इंडिया के बीच में कितने डिग्री का चैनल आता है दोस्तों, तो ये 8 डिग्री का चैनल बनता है मालदीव और इंडिया के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 पे। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने तरह के रक्षा उपकरणों के विदेशी देशों से आयात पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों अभी क्या है, लॉकडाउन के चलते जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो हम चीज़ें बाहर से जो छोटे छोटे उपकरण हैं किसी मतलब जो हम बाहर से खरीदते थे विदेशों से, तो उन पे क्या है रोक लगा दी है। अब क्या है, अब इंडिया के अंदर ही उसका प्रोडक्शन होगा और उसमें क्या है बाहर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या था दोस्तों, मोस्टली इंडिया क्या करता है, ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है अर्थात बाहर से ख़रीदता है, जबकि एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। इससे क्या होता है, जो सरप्लस होता है वो हमारा मतलब ज़्यादा खड़ा हो जाता है इन द, क्योंकि सरप्लस क्या है हमारा होना चाहिए न कि किसी अदर कंट्री का। किसी अदर कंट्री का सरप्लस होता हुआ क्या होगा, हमारे देश से जो कैपिटल्स है वो जाएगी न कि आएगी, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे देश में कैपिटल आनी चाहिए न कि जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके तहत तो कितने प्रकार के सौदों का दोस्तों यह है
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन सी 101। 101 प्रकार के सौदों का इन्होंने जो विवरण है वो कैंसिल मतलब आता है, इस पर पाबंदी लगाई है। ठीक है दोस्तों, अब ये है 101। तो इसमें दोस्तों ये क्या है, एक्चुअली यह दिसंबर 2020 से लागू होगा तथा 2024 तक रहेगा। मतलब इतने टाइम के इतना जो पेड़ है उसके अंदर अंदर इन चीज़ों को रखा जाएगा। ठीक है, और इन चीज़ों को नहीं खरीदा जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो भारत की जो डिफेंस से संबंधित कंपनियां हैं, मतलब जैसे DRDO है या और भी है जो डिफेंस की चीज़ें बनाती हैं, हथियार बनाती हैं, तो उनको क्या है आने वाले समय में कम से कम भी मान लो 4 लाख करोड़ का बिजनेस मिलेगा। और इससे क्या है हमारी धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ करेगी तथा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आत्मनिर्भर भारत के तहत। और दोस्तों अभी क्या है, एक्चुअली भारत क्या रहता है डिफेंस से संबंधित एक्चुअली चीज़ें क्या है, जैसे कि हम किसी से क्या क्या जरूर जो चीज़ खरीदते हैं, अब जैसे कि हम अटर्नली गन खरीदते हैं, सबमरीन खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है डिफेंस, जैसे जो डिफेंस लॉन्चर खरीदते हैं, और क्या है मिसाइल्स खरीदते हैं और इत्यादि। मतलब छोटी छोटी जैसे कि कोई पनडुब्बी या जो चीज़ हम जैसे बाहर से खरीदते हैं मोस्टली, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, उन पे टोटली प्रतिबंध लगा दिया है। अगर दोस्तों हम टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो भारत जो हथियार है उसके मामले में कितना ऑल ओवर हम मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का जो टोटल है उसमें 9.2% अकेला भारत खरीदता है। और अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने की करें तो भारत का सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पर आता है UAE। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। PM मोदी ने कितनी रकम के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है? तो दोस्तों कितने रकम की इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ को। तो दोस्तों अभी मोदी जी ने क्या किया है, अभी यह फंड इरेज किया है। इसमें क्या है संक्रमण के जो कोरोना वायरस के कारण जो संक्रमण फैला है उसके जो मजदूर लोग हैं या जो व्यापारी हैं जो किसान हैं उनकी जो हालत हुई है, उनको जो रोजगार के मतलब रोजगार उनका छिन गया है, तो उसी को लेकर ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है मोदी ने। और इसको क्या है, इसकी जो अवधि है वो 2029 तक की है, यानी कि 10 साल तक के लिए है यह है ऋण। हर साल मतलब थोड़े पैसों में डिवाइड होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 अटॉर्सी स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया है? तो दोस्तों अभी क्या है कि आने वाले फ्यूचर में सब लोग जो एजेंसियां हैं अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष पे अपनी एक तरीके से होड़ मची हुई है कि कौन क्या वहाँ पे सबसे पहले लेके जाए या सबसे पहले लॉन्च करे, इस तरह के। तो अब दोस्तों ये कंपनी है, इसने जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर है वो 5 स्टारशिप इन्होंने लॉन्च किया है। और इसे किस कंपनी ने, ये है स्पेस एक्स दोस्तों एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, अंतरिक्ष कंपनी है। एक्चुअली ये क्या करती है, जो भी कंट्रीज़ हैं जिसको भी अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने होते हैं वो इनसे कांटेक्ट करते हैं। ये उनसे एक पर्टिकुलर जो भी इनका पैसा होता है, जो भी फीस होती है वो लेते हैं और उनके सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज देते हैं। क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसे हैं जिनको अपने खुद के सैटेलाइट्स भेजने में प्रॉब्लम होती है या उनके पास वो साधन नहीं होते, तो वो क्या करते हैं प्राइवेट कंपनी हायर करते हैं, जैसे स्पेसएक्स की तरह। ठीक है दोस्तों, अब बात स्पेसएक्स के दोस्तों संस्थापक कौन है? एलन मस्क। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये क्या है, अब ये जो है शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप, एक्चुअली यह एक स्पेस क्राफ्ट की तरह है कि जो आने वाले समय में जो काफ़ी भारी हैवी हुई चीज़ें हैं वजन लेकर ऊपर जा सकेगा तथा यात्रा कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से फ्यूचर का है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। महिला
राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी महिला राजपक्षे। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। अब दोस्तों बात किसकी है? श्रीलंका की। तो श्रीलंका की दोस्तों कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोटे, ये दो कैपिटल हैं दोस्तों इनकी, ठीक है। और करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है गोतबाया राजपक्षे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अगर हम ये कहें कि एक तरीके से ये है कॉन्सिडेंस है, कुछ भी लगा लो, कि पहले दो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों ये भाई हैं। पहली बार ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है कि दोनों भाई हों, प्रधानमंत्री और एक प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, और दोस्तों श्रीलंका और इंडिया को अलग करने वाली लाइन क्या जो खाड़ी उसको क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी, PALM, ठीक है दोस्तों। और इसको पाक जलडमरू भी बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। इसका राइट आंसर है 10 अगस्त। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? एक्चुअली इसको मनाने का उद्देश्य है दोस्तों शेरों की जो दिन ब दिन इनकी जो शेरों की जो कुछ प्रजातियाँ ऐसी है जो लुप्त होने की कगार पे हैं, तो उनको क्या है संरक्षित करना तथा लोगों को उनके प्रति जागरूक करना कि जो चीज़ें हमें जो चीज़ें लुप्त हो रही हैं उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ऐसा ना हो कि वो चीज़ देख ही ना पाए जो हम देख रहे हैं। तो इसलिए उसके संरक्षण के लिए इसे ये दिन मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 में, किसने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? दोस्तों ये 17वीं ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये जीती है दोस्तों मैक्स वेस्टेपन, ठीक है दोस्तों, मैक्स वेस्टेपन। और ये कौन सी गाड़ी की है दोस्तों? एक्चुअली जितनी ये बुरी रेस होती हैं दोस्तों, एक्चुअली क्या है, ये जितने भी इसके अंदर जो ड्राइवर होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंपनी को मतलब ब्रांड एम्बेसडर हैं या पर्टिकुलर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मैक्स वेस्टेपन है जो, ये रेड बुल के रेसर हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें से फर्स्ट नंबर पे तो दोस्तों ये है मैक्स वेस्टेपन, और दूसरे नंबर पे कौन है? लुइस हैमिल्टन, ठीक है दोस्तों। और ये किसके खिलाड़ी? ये मर्सिडीज़ के रेसर हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। और तीसरा है दोस्तों वोल्टरी बोटास। वोल्टरी बोटास दोस्तों बहुत अच्छी रेसर हैं। इन्होंने लास्ट टाइम जितने भी ग्रांड प्रिक्स हुए थे 13-14, उनमें 9 से 10 ग्रांड प्रिक्स इसके अकेले के थे, ठीक है दोस्तों। लुइस हैमिल्टन, ये वोल्टरी बोटास दोस्तों ये भी क्या है? ये भी मर्सिडीज़ के रेसर, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे, किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किसने किया? ये किया है दोस्तों अपना ऑप्शन इज राइट ए, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर दोस्तों कौन है? ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर, ये हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने क्या किया है, अभी आपको दोस्तों बताएगा कि काफ़ी जो एरिए ऐसे हैं जहाँ पे जो जानवर हैं, हाथी हैं, उनका क्या है, एक उनके एरिया में काफ़ी चीज़ें जैसे कि निकली हुई हैं, तो वहाँ पे काफ़ी इंटरफेयर होता है। जैसे कोई बीच में से मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पे जंगल है, उसके अंदर से क्या होता है, जैसे ट्रेन की पटरी निकाल दो तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार हाथी या जंगली चीज़ें आके वहाँ पे टकराने के डर रहते हैं। तो ऐसे में क्या है, इस टकराव को रोकने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है कि मानव एवं पशुओं के बीच टकराव की जो बढ़ती घटनाएं हैं उनसे निपटने के लिए जंगली जानवरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। तथा अन्य वन्यजीव प्रबंधन को वित्तीय अर्थात तकनीकी राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना इसका काम है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति कर लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो दोस्तों ये कौन बना है पहला शहर?
जिसने महिला की आकृति लगाई है। तो दोस्तों ये बना है इसका अपना जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। तो मुंबई दोस्तों अभी पहला सा शहर बना है जहाँ पे महिला की आकृति लगाई गई है। एक्चुअली ये इसमें क्या है दोस्तों, एक्चुअली मुंबई का एक एरिया है दोस्तों जहाँ पे लैंगिक समानता की मतलब वृद्धि को देखते हुए इसको ट्रैफिक सिग्नल पर इस चीज़ को किया गया है। और दोस्तों मुंबई कहाँ पड़ता है अपना, महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई के क्या महाराष्ट्र के दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है, उद्धव ठाकरे। और यहाँ के जो गवर्नर हो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।